तो चलिए उत्तराखंड एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी और इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर की, जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 आपको बताने जा रहा है। उत्तराखंड के बिजली कंज्यूमर्स को अब बिजली का झटका लगेगा, क्योंकि हर महीने बिजली के अलग अलग दाम चुकाने उन्हें पड़ सकते हैं और ज्यादातर महीनों में बढ़े हुए दाम ही उनको मिलेंगे। आपके घरों तक बिजली पहुंचाने वाले उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल ने बाकायदा इसकी पूरी तैयारी कर ली है। यूपीसीएल ने बिजली नियामक आयोग में एक रिट दाखिल कर दी है, जिसमें बिजली के बिल पर हर महीने हर चार्ज रिवाइज करने की बात कही गई है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लागू इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 में किसी भी बिजली सप्लाई करने वाले कॉर्पोरेशन को ये छूट दी गई है कि अगर बाजार से बिजली महंगे दाम पर खरीद कर उपभोक्ता तक पहुंचाई जा रही है या फिर फ्यूल के दामों में बढ़ोतरी होती है, तो इसके एवज में उस महीने के बिजली के बिलों में उपभोक्ताओं के साथ सरचार्ज के रूप में अलग अलग राशि वसूली जा सकती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बिजली का बिल और बढ़ सकता है, पर आपकी जेब और ज्यादा ढीली भी हो सकती है। बड़ी खबर एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 आपको ये जानकारी दे रहा है। तो अब हर महीने बढ़ सकता है आपका बिजली का बिल, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिजली के दामों पर आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, हर महीने अब अलग अलग दाम चुकाने होंगे, यानी कि झटका हर महीने अब आपको लगेगा। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में आज अवैध मज़ारों पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। देहरादून में विकासनगर से सहसपुर तक अवैध मज़ारों पर कार्रवाई हुई है। राजस्व विभाग और वन विभाग दोनों ने अलग अलग कार्रवाई की है, जिसमें बड़ी और छोटी हर तरह की मज़ारों को ध्वस्त किया गया है। और बड़ी बात यह है कि दर्जनों मज़ारों को एक साथ ध्वस्त किया गया है। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा और ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। तो देहरादून और आसपास अवैध मज़ारों पर आज बड़ा एक्शन हुआ है। गांव से लेकर शहर और जंगलों तक फैले ऐसे अवैध अतिक्रमणों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। अवैध मज़ारों पर धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। देहरादून में विकासनगर से लेकर सहसपुर तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई हुई। वन विभाग ने शंकरपुर में जंगल के अंदर बनाई गई 10 से ज्यादा मज़ारों को ध्वस्त कर दिया। वहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने विकासनगर के छरबा में अपना अभियान चलाया और 5 बड़ी मज़ारों को पुलिस सिक्योरिटी के बीच ध्वस्त कर दिया। हालत यह है कि रिजर्व फॉरेस्ट तक में मज़ारें बना दी गई थी। आप लगाइए कि हम अभी सहसपुर के शंकरपुर गांव में एक रिजर्व फॉरेस्ट के एरिया में हैं, जहां साल का घना जंगल है। इस घने जंगल के बीच भी यहां पर मजार बना दी गई, और मजार सिर्फ ये नहीं कि यहां पर कोई छोटी मोटी मजार बना दी गई हो। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि यहां पर 2 से 3 कमरे भी इस मजार की आड़ में बना दिए गए थे। लाइट की व्यवस्था क्यों दी गई है, पानी की क्यों दी गई है, हर चीज पे मतलब अलग ही रुतबा इन लोगों का बना हुआ है। उत्तराखंड में सिर्फ वन भूमि में 1000 ज्यादा मजार अवैध रूप से बनी है, जबकि रेवेन्यू और अन्य विभागों की जमीन का कोई हिसाब ही नहीं है। अब अतिक्रमण हटाने के लिए हर जिले में टास्क फोर्स बना दी गई है। ये तो गलत है ना, सरकारी जमीन को ऐसे गलत ढंग से कब्जाना भी तो गलत है। तो किसी भी तरह के अवैध टास्क फोर्स बनाई गई है, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे बनाई गई है और 0 टॉलरेंस के डायरेक्शन दिए गए। अतिक्रमण पर सरकार अब सख्त रुख अपना चुकी है और वैसे लोगों का नेस्तनाबूद होना तय है। देहरादून से सत्येंद्र के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में एक जगह पर नहीं बल्कि जगह जगह अवैध रूप से ऐसी मज़ारें बनाई जा रही हैं। देहरादून पोंटा साहिब हाईवे के किनारे एक पेड़ से नीचे छोटी सी मज़ार से अतिक्रमण शुरू हुआ और अब वहां पर पूरा बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। उत्तराखंड में सड़कों के किनारे खाली पड़ी भूमि पर किस तरह से इंक्रोचमेंट हो रहा है, आप ये प्रत्यक्ष तौर पर देख सकते हैं। ये पोंटा साहिब हरबटपुर देहरादून नेशनल हाईवे है। इस हाईवे के किनारे आप देख सकते हैं जो खाली पड़ी जमीन थी, यहाँ पर ये मस्जिद बनाई गई है। ये बड़ी सी मस्जिद है। मस्जिद के साथ ही यहाँ पर दुकान भी बना दी गई और दुकान के बाद रहने के लिए यहाँ पर कमरा भी बना दिया गया है। आमतौर पर होता यह है कि जब आप कोई लैंड
सड़क के लिए ट्रांसफर करते हैं तो उसके बाद वो उस संपत्ति पर दूसरा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, यानी कि उसका लैंड यूज चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर खुलेआम जो नेशनल हाईवे की जो जमीन है, इस पर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन, इतना बड़ा निर्माण यहाँ पर कर दिया गया है, साथ में कमरा भी बना दिया गया है, दुकान भी यहाँ पर बना दी गई है। तो इसी तरह से पूरे उत्तराखंड में जहाँ जहाँ भी सरकारी लैंड है, जहाँ जहाँ भी खाली पड़ी जमीन है, इसी तरह से बड़े निर्माण कर दिए गए हैं, जिनको अब ढहाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18, हरबटपुर, देहरादून। पूरे देश में इन दिनों फिल्म द केरला स्टोरी की चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी फिल्म देखी और बिना बम बारूद के आतंकवाद को फैलाने वाली कहानी बताई। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर कहीं ऐसा है तो देश के कानून के हिसाब से एक्शन होना चाहिए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। करीब 3.5 करोड़ की आबादी वाले केरल में महिलाओं के खिलाफ साजिश हो रही है। लव जिहाद के साथ लड़कियों को पहला फुसलाकर सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS का आतंकी बनाया जा रहा है। इसी लाइन पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी सियासी मुद्दा बनी हुई है। पूरे देश में द केरला स्टोरी पर बहस छिड़ी है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैन लगाया तो यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म टैक्स फ्री कर दी। वहीं फिल्म देख चुके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द केरला स्टोरी को सिर्फ केरल की नहीं, हर प्रदेश और पूरी दुनिया में आतंकवाद की कहानी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको ये फिल्म देखनी चाहिए कि कैसे बिना बम बंदूक के आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह सच दिखाया गया है कि किस प्रकार से बिना गोली बारूद बम, इसके बिना किस प्रकार से आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, किस प्रकार से जो घिनौनी जो चीजें हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। उसमें पूरी तरह से इस बात को दिखाया गया है। ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से तेजी से हुआ है उसकी पटकथा है। इसलिए द केरला स्टोरी की चर्चा कर्नाटक से लेकर उत्तराखंड तक है, पर कांग्रेस नेता केरल में आतंकवाद की कहानी दिखाने वाली फिल्म देखने और उस पर खुलकर कुछ भी बोलने से बचना चाहते हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत का कहना है कि अगर कहीं ऐसी चीजें हैं तो देश के कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर बीजेपी के पास फिल्मों के अलावा बताने के लिए कुछ और नहीं है। रोजगार के फाइल को देखने वाले लोग हैं, देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, देश की सीमाएं सुरक्षित है नहीं है, इन फाइल्स को देखने वाले लोग हैं। भाजपा के पास कुछ बताने के लिए है नहीं तो वो फाइल्स देखें, जो भी फाइल्स देखनी है। और देखिए ऐसी कुछ चीजें हैं तो उसके खिलाफ कानून है देश का बना हुआ, उस कानून के तहत आप कार्रवाई करिए। द केरला स्टोरी को बीजेपी केरल में आतंकवाद की हकीकत बता रही है और बीजेपी के सभी बड़े नेता लोगों से द केरला स्टोरी देखने की अपील कर रहे हैं ताकि सबको पता लग सके कि कैसे केरल में आतंकी साजिश बेनकाब हुई है। वहीं विपक्ष इस फिल्म को देश को बांटने की साजिश बता रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर में सड़क हादसा हुआ है जहां पर गर्जिया मंदिर जा रही गाड़ी पलट गई है। 17 लोग इसमें घायल हो गए और जिनमें 3 की हालत काफी सीरियस बनी हुई है, जिसे देखते हुए हायर सेंटर उन्हें रेफर कर दिया गया है। रामपुर दड़ियाल से श्रद्धालु आ रहे थे, तभी ढिकुली के पास लदुआ में हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ है और ड्राइवर 17 साल की उम्र का ही था। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के हवालबाग में गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। पाकुड़ा गांव में गुलदार कैद हुआ है। गांव के मंदिर में बने धर्मशाला के अंदर गुलदार छुपा हुआ था, जिसके बाद वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर गुलदार को पिंजरे में कैद किया। मंदिर में पूजा करने गए युवक ने विभाग को गुलदार के होने की सूचना दी थी। इसके बाद विभाग ने गुलदार को पकड़ा है। मैं रेस्क्यू में गई हुई
और अब मौसम का हाल आपको बता दें, क्योंकि पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रखी है। भारी बर्फबारी के कारण आदि कैलाश यात्रा पर गए पहले दल के यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। पहले दल के सभी यात्रियों ने ओम पर्वत के दर्शन तो कर लिए, लेकिन आदि कैलाश को जाने वाली रोड भारी बर्फ से घिरने की वजह से बंद हो गई। रोड बंद होने के कारण इस दल के सभी यात्री गुंजी में ही ठहरे हैं। अगर मौसम का मिजाज यूं ही रहा तो अन्य दलों को भी दिक्कतें होनी तय मानी जा रही हैं। केदारनाथ धाम में इस बार बर्फबारी एक नया रिकॉर्ड बना रही है। मार्च महीने से लगातार हो रही बर्फबारी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते सोमवार को भी केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई। वहीं आज मंगलवार सुबह धाम में मौसम साफ हो गया। मौसम साफ होने के बाद सोनप्रयाग से करीब 5 से 7 हजार यात्रियों को केदारनाथ धाम की यात्रा पर भेजा गया। वहीं धाम में आज सुबह के समय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर पुनर्निर्माण सामग्री को लेकर भी पहुंचा। केदारनाथ धाम में दूसरे चरण के पुनर्निर्माण काम भी तेजी से किए जा रहे हैं, लेकिन मौसम की बेरुखी से पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। तो बद्रीनाथ धाम में लगातार मौसम बदल रहा है, जिसके बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार सुबह से ही बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसका साफ तौर पर असर यात्रा पर भी नजर आने लग गया है। जहां पर पिछले वर्ष में मई में 25 से 30 हजार तीर्थयात्री दर्शन करने आते थे, तो वहीं इस साल अभी 13,000 तीर्थयात्री प्रत्येक दिन धाम पहुंच रहे हैं। हालांकि बद्रीनाथ धाम पहुंचे तीर्थयात्रियों का कहना है कि मौसम काफी सुहावना है। मैदानों में गर्मी पड़ रही है, लेकिन पहाड़ों में माइनस से भी नीचे तापमान पहुंच रहा है। इधर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बर्फ बहुत है, ठंडी भी बहुत है। केदारनाथ तो बहुत बड़ी ज्यादा बर्फ, इधर से तो केदारनाथ सही था। इधर से तो हमारा वो माइनस डिग्री में तो हम खिंच गए हैं, लेकिन शाम को पहुंचे थे 8 बजे। सुबह में केदारनाथ से निकले थे हम, सुबह में 6 बजे निकले थे, तो ये बद्रीनाथ पहुंचे थे 8 बजे। वो बर्फ गिर रहा है, इसलिए तो हम बोल भी नहीं पा सकते। गंगोत्री धाम में हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ बर्फ से सफेद नजर आ रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री धाम में पहुंच रहे हैं और गंगा में डुबकी भी लगा रहे हैं। गंगोत्री धाम में 1,21,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं प्रशासन को आने वाले दिनों में यात्रा बढ़ने की उम्मीद है। और जोशीमठ में एक बार फिर से दरारें लोगों को डराने लग गई हैं। गांधीनगर वार्ड में बारिश के दौरान एक बार फिर से एक मकान पर नई दरार देखी जा रही है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। हालांकि प्रशासन जोशीमठ नगर क्षेत्र में भूस्खलन भूदशाओं पर नजर बनाए हुए है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मौके पर टीम को भेजा जाएगा। हम एकदम सेफ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 का नया वर्जन लॉन्च किया है। हेल्पलाइन नंबर 1905 पर कॉल करने के साथ वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है, जहां 24 घंटे समस्या और शिकायत रजिस्टर की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर महीने सीएम हेल्पलाइन की 2 बार समीक्षा की जाएगी। इसमें एक बार वो खुद समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो तहसील दिवस लगाए जाएं और डीएम जनता दरबार में लोगों की समस्या और शिकायतों का समाधान करें, और जिन अफसरों के लेवल पर समस्या का समाधान न हो उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। 1905 जो कि सीएम हेल्पलाइन है, उस हेल्पलाइन को नए तरीके से उसका असेंबल कर रहे थे, और आज उसका 3 सेवाओं के साथ आज काम शुरू हो गया है। और इस काम के शुरू होने से सभी विभागों की जो रिपोर्ट है उस पोर्टल पर आ जाएगी, और जो भी लोग उस काम को करने के लिए सक्षम होंगे वो उसका उत्तरदायित्व भी उसमें निर्धारित हो जाएगा। और वहीं किसानों का बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर मंगलवार रुड़की की
इकबालपुर शुगर मिल पर कांग्रेस नेताओं ने 24 घंटे का धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हरीश रावत, करण माहरा, यशपाल आर्य भी शामिल हुए। हरीश रावत ने कहा है कि किसानों पर 150 करोड़ का अधिक का बकाया है, लेकिन मिल सिर्फ किसानों को 6 से 7 करोड़ ही दे रही है। इसलिए कांग्रेस अब सड़क पर किसानों के लिए संघर्ष कर रही है और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। 150 करोड़ रुपए से ऊपर चीनी मिल पर बकाया है। चीनी मिल जीर्ण शीर्ण हो रही है, कैसे ये रुपया वसूल होगा किसानों का, एक बड़ा सवाल है। लेकिन आम आदमी को निचोड़ के रख दिया है। जैसे गन्ने पिरोने की मशीन लगती है, ऐसा लग रहा है सरकार ने गन्ना पिरोने की मशीन लगी है और लोगों का खून और पसीना निकाल रही है। यहाँ का इकबालपुर का चीनी मिल का प्रशासन तंत्र, यहाँ का प्रबंध तंत्र को किसी बात का डर नहीं है। किसानों के जो गन्ने का भुगतान होना है उसको देने पे कोताही बरत रहा है। कोटद्वार के दुर्गापुर इलाके में शराब की दुकान मामले में मेयर हेमलता नेगी और विधायक रितु खंडूरी के बीच विवाद और बढ़ गया है। ये विवाद अब लीगल नोटिस तक जा पहुंचा है। कोटद्वार मेयर हेमलता नेगी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु नेगी को लीगल नोटिस भेजकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही है। मामला दुर्गापुरी इलाके में खुली शराब की दुकान को लेकर था, जिसमें कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने कहा था कि नगर निगम की एनओसी और मेयर की परमिशन से ठेका खुला है। तो वहीं आरोपों से नाराज मेयर हेमलता नेगी ने रितु खंडूरी को कानूनी नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा है। उसी दिन मैंने कहा कि अगर मैंने एनओसी दी है या भूमि दी है उनको तो मैं इस्तीफा देती हूँ, और अगर उनकी तरफ से है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और वहीं हरिद्वार में पुलिस ने ज्वेलरी शॉप पर चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी ग्राहक बनकर जाते थे और ज्वेलरी चोरी करके फरार हो जाते थे। कनखल इलाके में भी एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपी साजिद, नाजिम और मंसूर को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों गाजियाबाद के रहने वाले हैं। गिरोह की 2 महिलाएं अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस का दावा है कि जल्दी ही इनको पकड़ लिया जाएगा। में लगभग 18 घटनाएं ये कबूल किए हैं। बाकी इनसे पूछताछ की जा रही है कि और कौन कौन सी घटना की हैं। तो फिर से इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पे आए थे, तो बैरागी कैंप के पास घुड़सवार पुलिस लाइन के पास से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड में होमगार्ड्स में भर्ती के नियम बदलने जा रहे हैं। अब होमगार्ड बनने के लिए कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, जबकि उम्र सीमा को घटाकर 40 साल तक कर दिया गया है। यानी 18 साल से 40 साल की उम्र के लोग होमगार्ड भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए होमगार्ड्स की ड्यूटी भी लगती है। होमगार्ड की बढ़ती डिमांड को देखते हुए इस फोर्स को स्मार्ट और यंग बनाने का फैसला लिया गया है। इसमें हमने क्या किया है कि उनकी शैक्षिक योग्यता अब 10वीं पास कर दी है। पहले 5वीं और 8वीं पास होता था, अब हमने 10वीं पास कर दिया। और उनकी जो उम्र है मिनिमम तो 18 रखी है, लेकिन मैक्सिमम हमने पहले 50 थी, अब हमने 40 कर दिया है। टैक्सी गाड़ियों में पैनिक बटन आपने भी देखा होगा, जिनका इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जा सकता है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड में आए हैं और यहां पर इसका इस्तेमाल मदद के लिए करते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बटन दबाते ही जो हम VLTD से मॉनिटरिंग कर रहे हैं गाड़ी की, उसकी सूचना पुलिस के कंट्रोल रूम में आती है और उसका जो लोकेशन है वो VLTD के माध्यम से उसको ट्रेस होती है कि गाड़ी कहाँ है। और जो भी नियत पुलिस स्टेशन, थाना या कोई चेक पोस्ट होती है उस पर गाड़ी का नंबर फ्लैश होता है और गाड़ी को रोककर ये पता किया जाता है कि पैनिक बटन क्यों दबाया गया है। तो सुना आपने, देहरादून के RTO बता रहे हैं कि गाड़ी में पैनिक बटन दबाते ही इसकी सूचना पुलिस को मिल जाती है और गाड़ी का नंबर भी फ्लैश हो जाता है। फिर रास्ते में चेक पोस्ट पर पुलिस उस गाड़ी को रोककर पैनिक बटन दबाने का कारण पता करती है और ये देखती है कि क्या कोई गाड़ी में मुसीबत तो नहीं। लेकिन जब न्यूज़ 18 ने इस पैनिक बटन का रियलिटी चेक किया तो ना तो कोई कॉल आया और ना ही इसकी डिटेल ली गई कि क्यों ये बटन दबाया गया, जबकि पैनिक बटन के बिना तो गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता। जो पैनिक बटन लगा हुआ है इनके कार्यालय में, जैसा कि हमने भी इनसे अब जब पूछा था तो इनके द्वारा बताया गया कि वो
अब ऑटोमेटिक जो है पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दी जाती है और जहां पर पैनिक बटन की जिस गाड़ी पे लगा हुआ है और जहां पर से उसका बटन दबाया जाता है या उसको ये लगता है कि ये इमरजेंसी है यात्री की, तो कहीं ना कहीं पुलिस उसे अटैच करती है, कहीं ना कहीं उसे रोकती है। अगर ये नहीं किया जा रहा है तो ये बड़ी ही जो है ये शर्मनाक घटना है। उनकी वही डायल 112 के डायरेक्टर मानते हैं कि 99% मामले में गलती से ही बटन प्रेस हो जाता है। क्या है कि पैनिक बटन कभी गलती से प्रेस हो गया, किसी के सर से टकरा गया, वो उसकी पोजीशन ऐसी है कि पैनिक बटन 90% का 99% केसेस में गलती से बच जा रहा है। तो जहां पे ये चीज, जैसे अभी आपने अपने मोबाइल पे भी अगर आप 3 बार प्रेस करिएगा तो डायल 112 डायल हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास काफी शिकायत है। तो ऐसे हम सिर्फ 10% ही कॉल ऐसी होती है 112 पे जो एक्चुअल लोग जिसमें करते हैं। परिवहन विभाग से लेकर पुलिस मुख्यालय तक इन पैनिक बटन के लिए पूरी टीम तैनात है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल किया गया तो न तो कोई मदद के लिए नजर आया और न ही किसी ने इसे गंभीरता से लिया। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सगलानी उनियाल की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के दौरान पुलिस की नेगेटिव छवि बनाकर सोशल मीडिया में डालना महंगा पड़ सकता है। केदारनाथ में कुछ यूट्यूबरों ने पुलिस की नेगेटिव छवि दिखाकर सोशल मीडिया पर डाली थी, जिस पर आपत्ति जताते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को आदेश जारी किया है कि कोई भी यूट्यूबर या रील्स बनाने वाले अगर पुलिस की छवि में नेगेटिविटी दिखाने की कोशिश करते हैं तो उन पर केस दर्ज किया जाए। किंतु कुछ लोग हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए, चीप पॉपुलैरिटी के लिए। वो लोगों को भड़का रहे हैं, उनकी भावनाओं को भड़का रहे हैं, पुलिस को नेगेटिव रोल में दिखा रहे हैं। तो ये गलत है। इसको मैं अपील भी करता हूं सबसे पहले कि कृपया करके ऐसा न करें, और दूसरा एक वार्निंग भी दे रहा हूं, अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर हमें उनके विरुद्ध FIR करनी पड़ेगी, उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। और पूरे देश में इन दिनों फिल्म द केरला स्टोरी की चर्चा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मूवी देख ली है और बिना बम बारूद के आतंकवाद को फैलाने वाली कहानी बताया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर कहीं ऐसा है तो देश के कानून के हिसाब से एक्शन होना चाहिए। तो द केरला स्टोरी पर सियासत बारी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पत्नी के साथ फिल्म को देखा। केरल नहीं, हर प्रदेश की कहानी, सीएम ने इस बात को कहा है। सबको यह फिल्म देखनी चाहिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने यह बात कही है। तो द केरला स्टोरी को बीजेपी केरल में आतंकवाद की हकीकत बता रही है। उन्होंने कहा बीजेपी के सभी बड़े नेता लोगों से द केरला स्टोरी देखने की अपील भी इस दौरान करते हुए नजर आए हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।